दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास रोहतक हरियाणा से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। आज के कार्यक्रम में आपको पता चलेगा लग्नेश का लाभ भाव में बैठने का फल कैसा होता है, साथ ही साथ जन्म कुंडली के सप्तम भाव के अधिपति का पंचम में बैठ करके और सप्तम भाव में राहु और शनि, साथ ही साथ मंगल का प्रभाव जब सप्तम भाव पे पड़ जाता है तो उसका सीधा उदाहरण आपको मैं यहाँ दिखाऊंगा। आइए विषय पर लेके आता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं नवांश कुंडली बनी है तुला की, जहाँ गुरु राहु के साथ बैठे हैं। गुरु किसी भी महिला की कुंडली में, जातिका की कुंडली में पति स्वरूप होते हैं। जब उन पे शनि मंगल राहु केतु आदि ग्रहों की दृष्टि या संबंध उनका बन जाता है तो ऐसी अवस्था में उसका पति या उस जातिका का जो दाम्पत्य है वो संशयों के बीच से गुजरता है। ऐसा कई बार होगा कि आपका पति आपकी प्रतिष्ठा का ख्याल न रखे, आदर न करे। और मैंने जब इनकी कुंडली देखी तो मैंने अपने ऑफिस में जो निखिल जी हैं उनसे पूछा कि इनकी शादी नहीं हुई है क्या, विवाह नहीं हुआ है? तो उन्होंने कहा कि विवाह होके टूट गया है। मैंने कहा बिल्कुल सही है, क्योंकि इनकी कुंडली में विवाह का सुख बड़ा कम सा है। कारण उसका, क्योंकि नवांश कुंडली के सप्तम भाव पे और नवांश कुंडली के 12वें भाव पे शनि राहु केतु मंगल का प्रभाव है। क्यों है? नवांश कुंडली के सप्तम भाव पे केतु बैठे गुरु राहु के संपर्क में, 12वें भाव के अधिपति द्वितीय में और द्वितीय के अधिपति तृतीय में, और जन्म कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी वृश्चिक राशि में बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति का जो अगला पक्ष होता है, मतलब जीवन के एक उम्र के बाद अगला जो उम्र की अगली जो स्थिति होती है उसके पीछे की एक लंबी कहानी होती है। इसको ऐसे समझाऊं कि 30 वर्ष तक मेरे पास कोई जीवन में ट्विस्ट नहीं है, पर 31वें वर्ष के बाद, और एक कुंडली ऐसी, ये कुंडली ऐसी है जहां पे 31 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 22 वर्ष, एक मतलब एक उम्र से पहले एक बहुत बड़ी घटना जीवन के साथ हो जाती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नवांश कुंडली के सप्तम भाव पे राहु केतु का असर है। इसका एक प्रधान कारण, या आप लोगों में से जो छोटी मोटी जो बहुत सामान्यतः अगर बता दूं तो सामान्य अगर भी ज्योतिष का थोड़ा भी ज्ञान हो तो नवांश कुंडली से पहले लग्न कुंडली के सप्तम भाव पे शनि की दृष्टि है, तीसरी, राहु बैठे हैं, मंगल की 8वीं दृष्टि है, और 12वें भाव के अधिपति 12वें भाव में शुक्र के साथ और मंगल के साथ संबंध बना रहे हैं। पंचमेश के साथ जन्म कुंडली में किसका संबंध है? 12वें। नवमेश के साथ जन्म कुंडली के 12वें भाव। तो 12वें भाव में अगर नवमेश जाएंगे चंद्रमा तो ये मन मस्तिष्क को सुख प्राप्त करने में मशक्कत करवाते हैं। अब व्यक्ति को एक ही बार में सारी सुख की स्थिति नहीं बनती है, उसको मेहनत करना पड़ता है, उसके जीवन में परेशानियाँ आती हैं और वो उसको झेलता भी है। पर ये सिंह लग्न की कुंडली है जहाँ व्यक्ति कई बार इतना कठोर हो जाता है जातिका होने के बावजूद कि संबंध बहुत ज़्यादा आगे ले जाने में दिक्कत होती है। जन्म कुंडली का जो दूसरा भाव होता है, जहाँ 6 नंबर आप दिखा हुआ देख रहे हैं जन्म कुंडली में, वहाँ से संबंधों की दूरी देखी जाती है कि वो संबंध कितना दूर जाने वाला है। आप ज़रा गौर करिए तो द्वितीय भाव के अधिपति जन्म कुंडली में एकादशवें भाव में स्वग्रही हैं, गुरु और सूर्य जैसे ग्रह के साथ बैठ गए तो उनके पास वाणी में सत्य बोलने की ताकत आ गई, दर्शन आ गया। पर यह सत्य बोलने के साथ साथ व्यक्ति कई बार कठोर भी बोल जाता है। यह आवाज़ ऐसी जो सामने वाले के कानों में रस ना घोले। तो ये जो अच्छा होने के साथ जब कई बार हमारे साथ बुरा हो जाता है, कई बार हमारी कुंडली में वो बहुत अच्छा है। अच्छा कैसे है? एकादशवें के सूर्य कभी खराब होते नहीं हैं, पंचम भाव पे गुरु की दृष्टि कभी खराब होगी नहीं। तो बुरा क्या हुआ? बुरा ये हुआ कि जन्म कुंडली में सत्य बोलने के कारण व्यक्ति दुश्मन इकट्ठा कर लेता है। या कई बार हम जब कुंडली मिला करके विवाह नहीं करते हैं तो भी परेशानी होती है। ये कुंडली प्रबल मंगलिक है, 12वें भाव में मंगल चंद्रमा के साथ बैठे हैं। तो चंद्र कुंडली से जब आप चंद्र कुंडली बनाएंगे तो वहां पे भी मंगल दोष पैदा होगा, और लग्न कुंडली में तो मंगल 12वें है तो मंगल दोष पैदा होता ही है। तो दोनों ही तरीकों से कुंडली मंगलिक हो गई। और जब कुंडली मंगलिक हो गई तो सिर्फ इतना ही नहीं होगा, अब एक काम और भी मंगल करेंगे
क्योंकि वो 12वें के साथ साथ जन्म कुंडली के चतुर्थ नवम के साथ साथ चतुर्थ के भी अधिपति हैं, 12वें में बैठे हैं। तो अब व्यक्ति का जो मानसिक सुख है या व्यक्ति का जो कम्युनिकेशन है पति पत्नी का, एक साथ एक तकिए पे बैठ करके भविष्य देखने की जो शक्ति है, जो विवाह में दूर तक जाने का जो जिसको कहते हैं एक अप्रोच होता है, वो गड़बड़ हो जाता है मंगल के बारे में जाने के कारण। उस मंगल के बारे में जाने का एक और कारण, उसका एक नुकसान होगा क्या कि व्यक्ति प्रायः अपने निर्णयों पे, जो भी वो काम करने चल रहा है उस पर वो पूर्णतया विचार नहीं देता है या करता नहीं है, या ये कह सकते हैं कि उसके निर्णय प्रायः गलत साबित हो जाते हैं। सप्तम भाव का स्वामी जब कभी भी पंचम भाव को देख लेता है तो वो विवाह में लेके जाता है, प्रेम विवाह करवाता है। पर समस्या ये है कि यहाँ प्रेम विवाह अगर नहीं भी होगा तो भी कुंडली के कमज़ोर पक्षों के कारण, जन्म कुंडली का सप्तम भाव पीड़ित है, गुरु से दृष्ट हो रहा है, वहाँ राहु का संबंध बन रहा है, इस वजह से हम उसे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कहेंगे। मात्र 20% की अच्छाई पे विवाह चल जाता है तो ठीक है, वो चमत्कार कहेंगे, और नहीं तो विवाह तो टूटने का योग लगा था। चंद्रमा आपकी कुंडली में पुष्य नक्षत्र में बैठे हैं, जहाँ ये नक्षत्र सबसे बलवान नक्षत्र माना जाता है। ये वस्तुतः शनि का नक्षत्र है, पर इसके स्वामी देवता देवगुरु बृहस्पति हैं। तो ओम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। और कुशा अगर हो सके तो उखाड़ करके, ओम फट करके कुशा उखाड़िए, उखाड़ करके उसको अपने गले में उसकी जड़ बांधिए, इसी मंत्र का जप किया करिए। गुरुवार का व्रत करिए। दूसरे विवाह का योग आपकी कुंडली में 100% है। एक बात और बताता हूँ, अगर बुध यहाँ सूर्य के साथ बैठे हैं, 4 डिग्री के हैं, सूर्य बलवान हैं, गुरु 0 डिग्री पे हैं, राहु के संपर्क में हैं, शनि के संपर्क में हैं, इस वजह से पति ही खराब रहा होगा। और वो खराब, उसमें उसका कोई दोष नहीं है, दोष हमारी कुंडली का है। क्योंकि अगर हमारी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति पीड़ित हो रहे थे और वो एकांत भाव में नहीं बैठे थे, एकादशवें भाव में बैठ करके थोड़े से प्रैक्टिकल हो रहे थे, हठी हो रहे थे, थोड़े क्रूर भी हो रहे थे, मतलब पति क्रूर है, चपल है, चंचल है, चालाक है, झूठा है, माता पिता की बात मानने वाला है, कई बार गलत आदतों में जाने वाला है, या आपकी समझ वो समझने वाला नहीं है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि आपकी कुंडली के देवगुरु बृहस्पति पीड़ित हो रहे हैं। एकादशवें भाव में कोई भी ग्रह जा करके हैरस करता है, जबरदस्ती दबाना है ना, दूसरे के ऊपर हावी होना, जिद और महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए किसी भी हद तक जाना। तो ये गुरु कर रहे थे। नवांश कुंडली में क्या थे? लग्न में बैठे थे, राहु के संपर्क में, तो दाम्पत्य का सुख वहाँ से भी कमज़ोर हो जाता है। ये सारी चीज़ें। पर आपकी कुंडली में 2001 योग 2024 के जून से भी बना हुआ है। आप अभी 27 से लेकर के 2030 के फरवरी तक विवाह के लिए आप जा सकते हैं। आपकी कुंडली में चंद्रमा पापक बन रहे हैं, इस वजह से भी आपकी कुंडली का मन एक तो पापक हुए, ऊपर से 12वें हो गए। मैंने कल भी आपको कार्यक्रम बनाया था, आप लोग कार्यक्रम तो रोज़ देखते नहीं, ऐसा लगता है जैसे मेला लगा है। मेला लगता है एक दिन हमारे चैनल पे तो 10,000 व्यू आ जाते हैं, दूसरे दिन सूखी 1,000 के भी तरस जाते हैं व्यू हम लोग। मैं खुद बात करता हूँ, एक दिन होगा 10,000 हो जाएंगे, एक दिन 500 के लिए झकना पड़ता है। पर जिस दिन मुझे विश्वास है कि जिस दिन मैं 500 व्यू वाला कार्यक्रम बनाता हूँ, वो कार्यक्रम सबसे अच्छा होता है। जो कार्यक्रम में मैं कुछ नहीं बताता, ये दुनिया बड़ी कलयुगी है। यहाँ जब आप लोगों को अच्छा देना चाहते हैं तो लोग नहीं लेते, ये कली का प्रभाव है ज़बरदस्त। जब राजा परीक्षित इससे बच नहीं पाए तो हम खेत मूली के किस खेत के मूली हैं, बड़ी समस्या है। तो यहाँ पे यही बात है कि चंद्रमा अगर पीड़ित हैं, पापक प्रभाव में हैं या पापक बन रहे हैं और 12वें हैं, तब ये डबल कमजोरी हो जाती है। इस वजह से व्यक्ति का मन मस्तिष्क एक जगह एकांत में एकाग्र नहीं हो पाता है, वो हमेशा चिंतित है, व्यथित है, परेशान है। लेकिन एक बात है कि आपकी कुंडली में अब एक बात और भी है, यहाँ पे जो मंगल नीच के होते हैं, हालांकि उनका नीच भंग हुआ है, पर निर्णय गलत होती है। तो मैंने ये शुरू में कहा था और अभी मैंने इस बात पे भी ध्यान दिया कि आपका मंगल नीच का है, जिसके कारण मंगलिक दोष और प्रबल हो जाता है
और व्यक्ति का निर्णय प्रायः विवाह को लेकर के, इन्वेस्टमेंट को लेकर के, मोक्ष को लेकर के, कर्म को लेकर के, सहयोग को लेकर के, सामाजिकता को लेकर के, किसी भी प्रकार का जो निर्णय होता है शारीरिक सुख को लेकर के, वो भ्रमित होता सा रहता है। विवाह के योग अब ये 2030 के फरवरी तक है। आपकी कुंडली में ही ऐसा लगा है कि विवाह समझौते से युक्त होगा, मतलब अब विवाह जो होगा वो समझौता फिर से वापस करना होगा। तो समझौता अब समझते हैं कैसा समझौता, या तो उनको बच्चा पहले से हो, या तो वो खुद डिवोर्सी हो, या अगर किसी भी तरीके से तो उम्र में अंतर हो। तो ऐसा अगर विवाह हो जाता है तो बहुत अच्छा है, फिर भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। शुक्र, चंद्रमा और बुध नवांश कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हैं। ये एक तरीके से ठीक थे, इस वजह से विवाह का सुख वापस मिलेगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। अभी दशा शुक्र की चल रही है, इस वजह से जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को शांत रखिए, अनुभव बढ़ाने की आवश्यकता है। कुछ काम करना चाहते हैं तो आप काम भी कर सकते हैं, बैठ करके धन कमाने का योग, जैसे शेयर बाजार, बैंकिंग, फिनांस, आप ट्रेडिंग सीख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग से संबंधित काम आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप विदेश जा सकते हैं, विदेशी कंपनी में काम कर सकते हैं, ये भी आपकी कुंडली में लगा हुआ है। शुभ अंक के आधार पर 6 इस कुंडली के लिए बहुत अच्छा रहेगा। नक्षत्र के आधार पे पुष्य, मृगशीरा, उत्तरा भाद्रपद, उत्तराषाढ़ा, हस्त, रोहिणी, ये सब नक्षत्र अच्छे रहेंगे किसी को काम को करने के लिए। अब विवाह अगर करना हो तो कर्क राशि कर्क लग्न, तुला राशि तुला लग्न और मेष राशि मेष लग्न के जातकों से विवाह किया जा सकता है। विवाह की दिशा पश्चिम रहे तो ज़्यादा बढ़िया है। कम से कम किसी शिव मंदिर में जाकर के कात्यायनी महामंत्र का जप करिए। इसके अतिरिक्त आपका लग्न बली है, इस वजह से आपका व्यक्तित्व ठीक है, आप चरित्रवान हैं, न्यायी हैं, आप लॉ के क्षेत्र में भी काम कर सकती हैं, किसी वकील के साथ भी काम रह के आप सीख सकते हैं। इसके साथ आप कंप्यूटर पे बैठ करके भी कोई काम करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। ये बातें मैंने आपको इतनी बताई। आगे जो दशा आने वाली है वो सूर्य की आएगी, जो बहुत अच्छी रहेगी, और मैं समझता हूँ कि आपकी कुंडली में 2027 से लेकर के 30 तक की दशा काफ़ी खुशहाल बीतेगी। उसके बाद 2030 से लेकर के 33 तक की जो दशा रहेगी वो व्ययात्मक रहेगी, उसमें थोड़ा व्यय होगा, स्वास्थ्य पे खर्चा होगा। और इस कुंडली में वैसे स्वास्थ्य इस कुंडली का बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी परेशान नहीं है, मैं इसकी गारंटी ले सकता हूँ, लेकिन छठवां भाव पापकर्त्री में है, इस वजह से विवाह का सुख कमज़ोर है। स्वास्थ्य में गैस्ट्रिक पेशेंट, कभी कभी तीव्र ज्वर वगैरह भी परेशान करता है, तो कुशा का जड़ मैंने जो कहा है वो आप पहन लेंगे तो ठीक रहेगा। मंत्र के आधार पर आप जनक सुता जग जननी जानकी का मंत्र आप जप सकते हैं, पढ़ सकते हैं उसको। प्रत्येक दिन गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ लगातार करिए 18 दिन तक, बिना कुछ खाए पिए, सुबह में स्नान करने के तुरंत बाद, लगातार 18 दिन तक सिर्फ गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ। दिन शुक्रवार और रविवार का बहुत अच्छा रहेगा। इस कुंडली के लिए रत्न सबसे अच्छा तो मैं जो समझ रहा हूँ उसमें सूर्य ही दिख रहे हैं, सूर्य का रत्न आप धारण कर सकते हैं। इसके साथ साथ सूर्य ही सबसे बढ़िया है। मंगल का रत्न मत पहनिएगा, चंद्रमा का रत्न भी धारण नहीं कर सकते। इस कुंडली के लिए करियर ठीक है, विदेशी कंपनी, विदेशी कारोबार, और जितना काम कहा है उसमें से कोई भी काम उठाएंगे तो सफल हो जाएंगे। इस कुंडली में व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा है, धन थोड़ी मेहनत से आएगा, पराक्रमी आप बहुत हैं, बढ़िया। धन, मान, पद, प्रतिष्ठा आदि थोड़ी देर से आएगी। विवाह का सुख टूटने का योग बना हुआ है। जन्म कुंडली के एजुकेशन पे हम और फोकस बढ़ा सकते हैं। नौकरी और व्यापार में नौकरी ज़्यादा अच्छी है, व्यापार इस क्षेत्र में आप जो मैंने कहा है उससे कर सकते हैं। दिनचर्या पे ध्यान दीजिए, अपने आप को बहुत ज़्यादा भ्रम में मत रखिए, जितना ज़्यादा हो सके अपने वाणी को सौम्य बनाएं, बहुत ही शांत बनें, और जितना ज़्यादा हो सके गंभीर भी बनाएं। आदित्याय नमः का जप भी कर सकते हैं। सूर्य को अर्घ्य आवश्यक रूप से दीजिए, सूर्य नमस्कार किया करिए, चने की दाल का दान करिए, रविवार को ब्राह्मण की पूजा उपासना और उनको दान करिए। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली का धर्म क्षेत्र बिल्कुल ठीक है, आध्यात्मिक उन्नति बहुत अच्छी है, इस कुंडली का धर्म बहुत अच्छा है, इस कुंडली का प्राप्त होना बहुत अच्छा है, इस कुंडली की दिनचर्या ठीक है, पर उसमें थोड़ा बहुत काम करना बाकी होगा। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली प्राप्त उतना नहीं कर पाएगी जितनी आप कोशिश करते हैं या जितना आप चाहते हैं। नक्षत्र मैंने बताया, दिन बता दिया, वार बता दिया, अंक बता दिया। दशाओं में मंगल की दशा कमज़ोर जाएगी, चंद्रमा की दशा कमज़ोर जाएगी, शुक्र की दशा भी कमज़ोर जाने वाली बन रही है। जब कभी भी शुक्र में शनि का अंतर, इसके साथ साथ शुक्र में गुरु का अंतर, और जन्म कुंडली में
जब कभी भी गुरु में राहु का, गुरु में केतु का, केतु में राहु का, मंगल में गुरु का, मंगल में बुध का, जब कभी भी ये दशाएं आएंगी तो जातक परेशान होगा। लेकिन खुश कब है? तो सूर्य में शनि का, सूर्य में शुक्र का, सूर्य में चंद्रमा का, चंद्रमा में शुक्र का, ये मतलब शनि, सूर्य, चंद्रमा और शुक्र की दशा जब आएगी तो मन शांत रहेगा, काम बनेंगे और प्रभाव भी बढ़ेगा। मैत्री करनी हो धनु राशि धनु लग्न, मेष राशि मेष लग्न, मिथुन राशि मिथुन लग्न और सिंह राशि सिंह लग्न, इनसे आप मैत्री कर सकते हैं। शत्रुता कभी ना करें कुंभ वालों से, तुला वालों से और कर्क वालों से। क्लियर है? कोई भी अच्छा काम करना हो आप निसंदेह गुरु, सूर्य, बुध और काफ़ी हद तक शुक्र की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। विवाह शादी से संबंधित अगर कोई काम करना हो तो बुध का अंतर, साथ ही साथ शनि का अंतर प्रत्यंतर इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।